हेलो दोस्तों। सफलता की सबसे खास बात क्या है कि जो मेहनत करता है उस पे ये फिदा हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट 7B कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहलाता है। कल्चर, सेरीकल्चर, वीटी कल्चर या एपी कल्चर। कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। कृत्रिम मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं? तो वनों की खेती होती है ना, उसे सिल्वी कल्चर कहते हैं। किसकी खेती? वनों की खेती को सिल्वी कल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं और अंगूरों की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं। वनों की खेती सिल्वी कल्चर, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर, अंगूरों की खेती वीटी कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू सभी की खेती की जाती है? यानी वहाँ कहवा का उत्पादन भी होता है, रबड़ का उत्पादन भी होता है और तंबाकू का उत्पादन भी होता है। तो कौन सा राज्य है वो? कर्नाटक, मेघालय, गोवा या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक वो राज्य है जहाँ पे रबड़ का उत्पादन भी होता है, तंबाकू का भी होता है और कहवा का उत्पादन भी होता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? यानी कौन सी मृदा है जिसका निर्माण लावा से होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो काली मिट्टी होती है उसका निर्माण लावा से होता है। कौन सी मिट्टी का निर्माण लावा से होता है? काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। किस मिट्टी का निर्माण लावा से होता है? काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है। तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तालचेर कोयला क्षेत्र ना, वो कहाँ पर है? तालचेर कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? तो तालचेर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में। तालचेर उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। छोटा नागपुर पठार में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? छोटा नागपुर पठार है ना, वहां पे कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? लोहा, कोयला, मैग्नीज या सोना? तो छोटा नागपुर पठार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो लोहा, कोयला और मैग्नीज तो वहां पाए जाते हैं। कौन कौन से? लोहा, कोयला और मैग्नीज। लोहा, कोयला और मैग्नीज तो वहां पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे सोना नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? सोना नहीं पाया जाता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबड़ का उत्पादन नहीं करता? यानी कौन सा राज्य जो रबड़ का उत्पादन नहीं करता? तो कर्नाटक। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि कर्नाटक रबड़ का उत्पादन भी करता है, कहवा का उत्पादन भी करता है और तंबाकू का उत्पादन भी करता है। तो यहाँ पे कर्नाटक तो एलिमिनेट हो गया। फिर तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु। तो केरल भी करता है और तमिलनाडु भी करता है, लेकिन तेलंगाना रबड़ का उत्पादन नहीं करता। कौन सा नहीं करता? तेलंगाना रबड़ का उत्पादन नहीं करता। तेलंगाना रबड़ का उत्पादन नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH4 है, NH28 है, NH2 है या NH44 है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा है? NH44 है ना, वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। किन दो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? यानी दो रेलवे स्टेशन है, इनको जोड़ने वाली जो रेल लाइन है, पटरी है, इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की मान्यता दी है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, इलाहाबाद से वाराणसी, मुंबई से ठाणे या अमृतसर से लुधियाना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग है ना, वो रेल लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की मान्यता दी है। ठीक है, विश्व धरोहर माना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो इसमें ऑप्शन ए में है बिहार और त्रिपुरा मान सकते हैं। ऑप्शन बी में बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में केरल और सिक्किम और डी में बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। क्या? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में, यानी बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? यानी भारत के किस शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई चारों महानगर है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर की है? तो इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है ना, भारत में। महाराष्ट्र आपको पता ही है, महाराष्ट्र अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि शिवसेना, क्योंकि आपके एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, ठीक है, तो शिवसेना है, उसका अभी
दो धड़ों में बट गई है वो। एक तो अपना उद्धव वाला और एक एकनाथ शिंदे। और इनके शिवसेना का जो पुराना चुनाव चिन्ह था उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, और इन लोगों को दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो जो उद्धव वाले हैं ना उसको मसाल आवंटित की गई है, मसाल का चुनाव चिन्ह, जलती हुई मसाल। और इनको दो तलवारें इस तरह से रखी हुई और एक ढाल इस तरह से बनी हुई, इस तरह से चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना उसे दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पदों पर कार्य किया? यानी कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किया, उपराष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किया और राज्यपाल के तौर पर भी कार्य किया? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे, जाकिर हुसैन थे, अब्दुल कलाम थे? कौन थे इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? जो जाकिर हुसैन थे ना वो राज्यपाल भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी बने। इस तरह से उन्होंने काफी प्रमोशन लिए और उम्मीद करते हैं आप भी अपने जीवन में इसी तरह से प्रमोशन लेते रहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को, 10 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1945 को या 10 दिसंबर 1945 को? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? वो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, संविधान की प्रस्तावनाओं में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है वो किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, फ्रांस से या सूडान से? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल फ्रांस से। यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है वो हमने फ्रांस से ग्रहण की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? यानी कौन से वो भारत के राष्ट्रपति है जिनके जन्म दिवस को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम या प्रतिभा पाटिल? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम साहब, क्योंकि अब्दुल कलाम साहब का जो बर्थडे आता है कब आता है? 15 अक्टूबर। कब आता है? 15 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है 15 अक्टूबर को? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, पंचायती राज का स्वर्ण काल किस प्रधानमंत्री के सेवा काल को माना जाता है? पंचायती राज का स्वर्ण काल है ना, किस प्रधानमंत्री के शासन काल को माना जाता है? राजीव गांधी, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई? तो किस प्रधानमंत्री के सेवा काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी के शासन काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। अगले प्रश्न पे चले, 1916 का 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने, रास बिहारी बोस ने, अंबिका चरण ने या फिर जॉर्ज यूल ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबिका चरण ने। अंबिका चरण ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और फिर 1917 वाले की एनी बेसेंट मैडम ने करी थी, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अफ्रीका की ओर देखो, लुक अफ्रीका, है ना, ये पॉलिसी की शुरुआत कब और किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? तो 1960 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने करी, 1972 में इंदिरा गांधी मैडम ने करी, 1988 में राजीव गांधी ने करी या 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने करी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका की ओर देखो नीति का जो सूत्रपात है वो किसने किया था? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अफ्रीका की ओर देखो पॉलिसी का सूत्रपात किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, गुट निरपेक्ष नीति को अनैतिक नीति की संज्ञा किसने दी? गुट निरपेक्ष नीति है ना, उसे अनैतिक नीति की संज्ञा किसने दी थी? मिलर ने, फ्लेमिंग ने, जॉन फोस्टर डेलास ने या जीनस नीक ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन फोस्टर डेलास। यानी जो हमारी अपने जवाहरलाल नेहरू साहब द्वारा गुट निरपेक्ष नीति लाई गई थी ना, उसको जॉन फोस्टर डेलास को ये पसंद नहीं आई, है ना। किसे पसंद नहीं आई? जॉन फोस्टर डेलास को, क्योंकि ये वैसे ही फोस्टर था,
और डेढ़ा भी था। तो इस कारण इससे गुट निरपेक्ष नीति समझ में नहीं आई। क्या नहीं आई? और इसने इसे अनैतिक नीति की संज्ञा दे दी। क्या कह दिया कि अनैतिक है। अनैतिक काम तो खुद कर रहे हैं यूएसए और यूएसएसआर, ये कर रहे थे अनैतिक काम तो। और किसकी नीति को अनैतिक बता रहे हैं? अपनी भारत की नीति को अनैतिक बता रहे हैं। और कौन? फास्टर डेला। कौन बता रहा है? फास्टर डेला बता रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में कितनी ऋण राशि प्रदान की जाएगी? जो विशेष योग्यजन है उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए कितनी ऋण राशि प्रदान की जाएगी? 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख या 2 लाख? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख। कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए। विशेष योग्यजन को, विशेष योग्यजन को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, कितना ऋण दिया जाएगा? 5 लाख रुपए का। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। बजट 2022-23 में, तो 2022-23 का राज्य का बजट आया है, तो रिको ने कितने रिको क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है? कितने रिको क्षेत्र स्थापना की घोषणा की गई है? 32, 23, 42 या 33? तो इसका आंसर क्या होगा? बजट में 32 रिको क्षेत्र घोषित किया गया है ना। कितने रिको क्षेत्र घोषित किए गए हैं? 32, 32 रिको क्षेत्र घोषित किए गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस राज्य में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? कौन सा राज्य है जहाँ पे तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या हरियाणा? किस राज्य में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में है या हरियाणा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है ना। और नलकूपों से कहाँ पे होती है? तो ये यूपी में होती है। नहरों से भी यूपी में ही होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाजरा फसल का मूल स्थान कहाँ पे है? जो बाजरा फसल है ना, वो मूल रूप से कहाँ से आई थी? कहाँ से आई थी बाजरा फसल? अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका आंसर क्या होगा? बाजरा फसल वो अफ्रीका से आया था। कहाँ से आया था बाजरा? बाजरे का जो बीज है ना, कहते हैं ना बाजरे का बीज, तो ये बाजरे का बीज कहाँ से आया? अफ्रीका से आया है ना। बाजरे का बीज कहाँ से आया? अफ्रीका से आया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, बाजरा अफ्रीका। गृह क्रांति का संबंध किससे है? बाजरा उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फल उत्पादन से? गृह क्रांति का संबंध किससे है? बाजरा उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, मछली उत्पादन या फल उत्पादन? तो गृह क्रांति का संबंध है सीमेंट उत्पादन से। किससे? सीमेंट उत्पादन से। गृह क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन से गृह क्रांति का संबंध है। सीमेंट, सीमेंट होती है ना अपनी बीनानी सीमेंट, जोड़ तोड़े ना टूटे, वो गृह क्रांति का संबंध है उसका। टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई। ठीक है, यानी टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा कब करी इन्होंने? तो 1906 में, 7 में, 8 में या 9 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने 1907 में टिस्को, और टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई, 1907 में की गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2013, 25 सितंबर 2014, 25 दिसंबर 2015 या 25 सितंबर 2016? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई 25 सितंबर 2014, है ना। जब मोदी जी आए थे उसी साल में 25 सितंबर को मेक इन इंडिया की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई? 25 सितंबर 2014। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे? हरिद्वार में, लखनऊ में, कानपुर में या यमुनानगर में? तो भारत का पहला मेगा फूड पार्क हरिद्वार में स्थापित किया गया था, है ना। कब, कहाँ स्थापित किया? हरिद्वार में। भारत का पहला मेगा फूड पार्क हरिद्वार में। सरिता मोर, इनका संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से, कुश्ती से, बैडमिंटन से या हैमर थ्रो से? तो सरिता मोर का संबंध किस खेल से है? सरिता मोर का संबंध कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती से। सरिता मोर कौन सा खेल खेलती है? कुश्ती खेलती है। और वर्तमान में सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 57 kg भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 महिला का खिताब प्राप्त कर लिया है, यानी वर्ल्ड की नंबर 1 ये कुश्ती प्लेयर है 57 kg भार वर्ग में। महोबा, मागधी क्या है? ये किस फसल की नस्लें हैं? पान की नस्लें हैं, गेहूं की नस्लें हैं, मक्का की नस्लें हैं या ज्वार की नस्लें हैं? महोबा, मागधी ये किस फसल की नस्लें हैं? पान, गेहूं, मक्का या ज्वार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महोबा, मागधी ये पान की नस्लें हैं। पान है ना, उसकी नस्लें हैं महोबा, मागधी। इकोलॉजी पार्क कहाँ पे है?
इकोलॉजी पार्क कहाँ पे है? इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ में है, चौमू में है, जमुआ रामगढ़ में है या धौलपुर में है? इकोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ में है। कहाँ पे है? लक्ष्मणगढ़ में। इकोलॉजी पार्क कहाँ पे है? लक्ष्मणगढ़ में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू संचालन करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के अच्छे से संचालन करने के लिए एक समिति बनाई गई है, उस समिति का नाम क्या है? एमएल कुमावत समिति, राम लुभाया समिति, विजय कुमार व्यास समिति या महेश कुमार समिति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एमएल कुमावत समिति। यानी एमएल कुमावत समिति का गठन प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए किया गया है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए एमएल कुमावत समिति का गठन किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, ठीक है, आप मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं जो मैं चाहूं। ये दावा किसका है? मिलर का है, वॉटसन का है, पावलोव का है या किलपेट्रिक का है? यानी आप मुझे कोई भी बालक लाके दे दो, छोटा बालक, और उसे कहो कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, चोर बनाना है, पुलिस बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो मैं आपको बना के दे दूंगा। किसने कहा था? मिलर ने, वॉटसन ने, पावलोव ने या किलपेट्रिक ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहा था वॉटसन ने। किसने कहा था? वॉटसन ने। वॉटसन ने कहा कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये वॉटसन ने कहा था। अगला प्रश्न, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंट के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, फ्राइड के द्वारा या मिलर के द्वारा? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम वुंट के द्वारा। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट साहब ने की। किसने की? विलियम वुंट साहब ने। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने की। किसने करी? विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईसा की 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो ईसा की 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान माना गया था। क्या माना गया था? ईसा की 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का विज्ञान माना गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। जीवन की संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव और पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। यह कथन किसका है? स्किनर का है, मिलर का है, जेम्स ड्रोवर का या हल का है? किसका है? यानी जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियां और उसके प्रति मानव और पशु की प्रतिक्रिया ये व्यवहार है। ये किसने कहा था? ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। ड्रेवर साहब ने कहा था। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर साहब ने कहा। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर साहब ने कहा। अगले प्रश्न में चलते हैं। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? वॉटसन है, मिलर है, किलपेट्रिक है, गिलफर्ड है? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? देख लेते हैं एक बार। तो इसके लेखक है ऑप्शन डी, गिलफर्ड। गिलफर्ड साहब है ना, वो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक गिलफर्ड साहब है। गिलफर्ड साहब साइकोलॉजी के फील्ड में निकल गए, यानी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी गिलफर्ड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइकी का क्या अर्थ है? साइकी जिससे साइकोलॉजी बना है, साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन, या फिर ज्ञान का पिंड। ऑप्शन सी, बुद्धि और मन को जानना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइकी का अर्थ क्या होता है? मानवीय आत्मा या मन। साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन है साइकी का अर्थ। यानी साइकी शब्द का अर्थ है मानवीय आत्मा या मानवीय मन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? ये प्रश्न बहुत बार आ गया, हमने भी 1-2 बार कर लिया इसको, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1870 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पे, 1879 में अमेरिका में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग पे, या फिर 1887 में जर्मनी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग पर, है ना। कब किया गया था ये याद कर लेते हैं एक बार, इसको लिख के याद कर लेते हैं, याद रह जाएगा। 1879 है ना, जर्मनी देश, जर्मनी हिटलर वाला देश, और लिप्जिंग नाम का शहर, है ना। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, इसकी स्थापना क्या? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ठीक है, 1879 जर्मनी लिप्जिंग शहर, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मंदबुद्धि का, पिछड़े, समस्यामूलक या फिर सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान में तो सबका ही किया जाएगा ना अध्ययन, मंदबुद्धि का भी किया जाएगा, पिछड़े हुए का भी किया जाएगा, या समस्यात्मक बालक उनका भी किया जाएगा, सबका ही किया जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में सभी प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? रेवनी, प्लेटो, मून या मिलर? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? ये कहा है प्लेटो साहब ने। आत्मा का विज्ञान है ना, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? आत्मा का विज्ञान किसने माना है इसे? प्लेटो ने माना है ना? किसने माना है? प्लेटो ने माना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक की अध्ययन विधियों में से सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है? सबसे प्राचीनतम मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, आलेखी निरूपण विधि या सभी के सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन विधि। यानी अंतर्दर्शन विधि है ना, वो मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। कौन सी? अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को क्यों करना चाहिए? मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़नी चाहिए? एक शिक्षक को, अध्यापक को क्यों शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ये उद्देश्य है क्या? मुझे तो नहीं लगता। इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सके, नहीं। इससे अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, अरे। इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। शिक्षा मनोविज्ञान और उसकी विषय सामग्री का संबंध किससे है? पढ़ने से है, लिखने से है, बोलने से या सीखने से? तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? सीखने से। किससे है? सीखने से। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय सामग्री है, मेन उद्देश्य है, वो सीखना ही तो हो गया ना। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यानी शिक्षा किसी एक स्थान पर प्रदान की जाएगी। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, विस्तृत अर्थ, वास्तविक अर्थ या सामाजिक अर्थ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर जगह ही अगर शिक्षा दोगे तो ये तो संकुचित अर्थ हो गया ना। तो इस तरह से ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है ना, शिक्षा का संकुचित अर्थ। मानव हर जगह सीखता है। सांख्यिकी क्या है? कला है, विज्ञान है, या कला भी है और विज्ञान भी है? तो सांख्यिकी कला भी है और सांख्यिकी विज्ञान भी है। सांख्यिकी कला भी है और सांख्यिकी विज्ञान भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सांख्यिकी कला भी है, सांख्यिकी विज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के व्यवहार का निर्माण में सहायता करती है, शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के व्यवहार का निर्माण में सहायता करती है, सहानुभूतिपूर्ण, कठोर, नकारात्मक या अवहेलनापूर्ण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का निर्माण होगा। कैसा व्यवहार का निर्माण होगा? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का निर्माण होगा। कैसे व्यवहार का? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ था? आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हुआ? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 20वीं शताब्दी में हुआ। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, व्यक्ति का विकास या नागरिकता की शिक्षा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का विकास करना। क्या उद्देश्य है? व्यक्ति का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? व्यक्ति का विकास करना, है ना। व्यक्ति का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है। अच्छा शिक्षक कौन है? यथार्थ में, वास्तव में अच्छा शिक्षक कौन है? बालकों को प्रेरित कर सके, बालकों को आज्ञाकारी बना सके, बालकों को अनुसरण करना सिखा सके, या बालकों में स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को प्रेरित कर सके, जो बालकों को प्रेरित कर सके, वो अच्छा शिक्षक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में नो बैग डे की शुरुआत की गई है ना। हर शनिवार होगा ना, वो नो बैग डे होगा। 15 अक्टूबर 2020, 16 अक्टूबर 2020, 17 अक्टूबर 20 या 18 अक्टूबर 20? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में नो बैग डे की शुरुआत की गई। कब की गई? 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में नो बैग डे की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई? मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1997 या 15 अगस्त 1998?
तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 में। इस तरह से हमने पेपर नंबर 7B का पार्ट बी कर लिया, यानी पेपर नंबर 7 अब हमारा फिन कंप्लीट हो जाता है, अब हमने 8 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, और हमारा जो अगला पेपर आएगा वो कौन सा आएगा, 9th पेपर आएगा, है ना, जो आज शाम को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। एक एक और बात है, अगर कहीं कोई मानवीय त्रुटि रह जाती है टाइपिंग में तो कृपया आप अवगत करा दें, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है परीक्षा में, और हमें वो किसी को भी एक नंबर कम आए ये बर्दाश्त नहीं है। तो कृपया आप हमें अवगत कराएं, और हम उसे अपने कम्युनिटी पोस्ट में या टेलीग्राम चैनल पे उस चीज़ को शेयर कर देंगे, ताकि उसमें जो बालक है, जो विद्यार्थी है, वो आवश्यक संशोधन कर सके अपनी जानकारी के अंदर। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो, बने रहो।